तो न्यूक्लियर फिजिक्स के इस लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इससे पहले हमने रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था कि जो मटेरियल, जब ये जो न्यूक्लियस होते हैं वो न्यूक्लियस अगर अनस्टेबल होते हैं तो स्पॉन्टेनियसली वो एक तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, उसमें से कुछ पार्टिकल्स एमिट कर जाते हैं और वो जो प्रोसेस थे अल्फ़ा डीके बीटा डीके इसके थ्रू हो रहे थे वो। तो अब वो किस लॉ से होते हैं, किस तरीके से पार्टिकल का डीके होता है, कितने टाइम के बाद में कितने पार्टिकल या न्यूक्लियस बचेंगे, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर इसमें देखनी है। तो जो भी यहाँ पे रेट ऑफ डीके है कि किस रेट से यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो डीके हो रहा है यहाँ पे, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट। तो यहाँ पर ये स्टैटिस्टिकल लॉ है। इस स्टैटिस्टिकल लॉ में यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो भी ये dn/dt है, dn/dt यहाँ पे रेट ऑफ डीके को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो रेट ऑफ डीके है ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर टाइम पर आपके पास में कितने न्यूक्लियाई हैं। तो जितने ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे रेट ऑफ डीके भी उतना ज़्यादा होगा। तो dn/dt इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी n। dn यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो dn रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड इन dt टाइम, और n रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस पर्टिकुलर टाइम पर आप dn/dt और ये सब कुछ निकाल रहे हो तो उस पर्टिकुलर टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट कितने हैं। तो कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है यानी कितने अनडिकेड हैं, जो डिके नहीं हुए, जो नहीं गए यहाँ से, वो कितने यहाँ पर एट t=t। और dn/dt यहाँ पे हो जाएगा कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या फिर रेट ऑफ डिके, किस रेट से यहाँ पे डिके हो रही है। ऑब्वियस है कि अगर मैं मैथमेटिकल टर्म्स में बात करूँगा तो dn/dt नेगेटिव है, क्योंकि समय के साथ साथ जो n है वो n घट रहा है यहाँ पे, तो dn/dt नेगेटिव है। तो जस्ट यहाँ पे फिलहाल मैं मॉड की बात कर रहा हूँ कि बस मैं रेट ऑफ चेंज देख रहा हूँ यहाँ पर, आप चाहो तो इससे मॉड भी लगा सकते हो, लेकिन मैथमेटिकली dn/dt इज़ नेगेटिव क्वांटिटी। dn/dt को एक्टिविटी बोलते हैं, क्योंकि जैसे नाम से ही क्लियर है कि एक्टिविटी, कितना एक्टिव है हमारा यहाँ पर ये रेडियो एक्टिव सैंपल। तो कोई रेडियो एक्टिव सैंपल कितना एक्टिव है तो वो पता कैसे लगेगा कि वो किस रेट से डिके हो रहा है। अगर उसके डिके होने की रेट फास्ट होगी, dn/dt ज़्यादा होगा तो हम बोलेंगे ज़्यादा एक्टिव है। अगर उसका dn/dt कम होगा तो हम बोलेंगे कम एक्टिव है। तो dn/dt इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव सैंपल। तो एक्टिविटी को ए से मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो दिस एक्टिविटी इज़, मैंने मॉड लगा दिया, फिर चाहो तो आप एक माइनस साइन लगा करके dn/dt, क्योंकि खुद नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो एक्टिविटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ dn/dt। इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। एक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, dn/dt की यूनिट क्या होगी, तो साफ साफ दिख रहा है कि dn तो यहाँ पर कितने यहाँ पर डिके हो गए और कितना टाइम लगा उनको डिके होने में यहाँ पे, तो एक तरीके से रेट ऑफ डिके को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसको यहाँ पर हम, इसके जो यूनिट है वो बैकरल है, और साइंटिस्ट के नाम पे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी, तो यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज बैकरल, सिंबल BQ, या फिर इसको सिंपली हम DPS भी बोल देते हैं। DPS इज डिसइंटीग्रेशन या डीके पर सेकेंड। तो डिसइंटीग्रेशन और डीके पर सेकेंड और बैकरल, और भी यूनिट्स हैं जिनके टर्म्स में कई बार हमें एक्टिविटी दे दी जाती है, हमें पता होना चाहिए यूनिट्स के बारे में। तो वन सच यूनिट इज़ क्यूरी। तो क्यूरी, 1 क्यूरी जो होता है वो 3.7 × 10⁻10 DPS के बराबर होता है। और एक और यूनिट है यहाँ पर रदरफोर्ड। तो 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10⁻6 DPS। तो समटाइम्स क्या होता है कि जैसे ये बैकरल और DPS तो ऐसा यूनिट है, लेकिन समटाइम्स ये नॉन ऐसा यूनिट्स के टर्म्स में हमें डेटा दिया जा सकता है, और यूनिट्स हमें याद होनी चाहिए तभी हम उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो इसके बाद अगेन dn/dt। तो dn/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर लैम्डा है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर मैं लगाऊंगा तो उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्योंकि dn/dt नेगेटिव है इसलिए एक नेगेटिव का साइन यहाँ पे लगा दिया गया है। तो dn/dt इज इक्वल टू -λ/n। दिस लैम्डा इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट, और ऑब्वियस है कि जो लैम्डा की यूनिट है वो यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगी, पर सेकेंड। तो यूनिट ऑफ लैम्डा विल बी पर सेकेंड, और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर आप इसको इंटीग्रेट करके n को आप यहाँ पर नीचे ले आओ, t को उधर भेज दो, तो इसको अगर आप इंटीग्रेट कर लो तो इंटीग्रेट करके आप यहाँ पर ये निकाल सकते हो कि n टाइम के फंक्शन में यहाँ पर क्या होगा। और n यहाँ पर किस इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। n रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितने न्यूक्लियाई हैं जो बच गए हैं। तो यहाँ पे dn/n करेंगे और इसके लिमिट आप n0 से n तक यूज़ कर लो, और t इज इक्वल टू 0 को इनिशियल टाइम मान लिया गया है, और t इज इक्वल टू 0 पे जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे वो n0 थे। t इज इक्वल टू t पे जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो n के बराबर हो चुके हैं। तो सिंपल इंटीग्रेशन है, और इस तरीके के इंटीग्रेशन हमने RC सर्किट में, RL सर्किट में कई बार इस तरीके के इंटीग्रेशन किए हुए हैं। तो दिस इज एक्सपोनेंशियल डिके इक्वेशन। एक्सपोनेंशियली यहाँ पे डिके हो रहा है, ये बिल्कुल वैसे जैसे करंट डिके होता था, या डिस्चार्जिंग सर्किट में चार्ज डिके होता था, या फिर
जो डिक्रीजिंग करंट वाला आरएल सर्किट होता था, वहाँ पे करंट जिस तरह से डिके होता था, तो एग्जैक्टली वही पैटर्न है यहाँ पर इसमें। तो n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। ये n यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने बचे हुए हैं। अगर कभी मेरे से पूछ लिया जाए कि कितने चले गए, नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिकेड कितने चले गए, तो मैं ये देखूंगा कि इनिशियली कितने थे, कितने बचे हुए हैं, दोनों को माइनस कर दिया, तो माइनस करने के बाद में यहाँ पर ये आ जाएगा। और इसका जो ग्राफ होगा वो एक्सपोनेंशियल राइज वाला हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिकेड तो समय के साथ साथ बढ़ रहा है, कितने डिके होते जा रहे हैं वो समय के साथ साथ बढ़ रहा है, कितने बचे हुए हैं वो समय के साथ साथ घट रहा है। इनके ग्राफ अगर हम बनाएंगे अभी, यहीं से मैं एक्टिविटी का अगर मैं यहाँ पे निकालूँ टाइम के फंक्शन में, तो एक्टिविटी सिंपली यहाँ पे माइनस डी एन बाई डी टी, या फिर डी एन अपॉन डी टी आपका किसके इक्वल है यहाँ पे, माइनस लैम्डा एन। तो डी एन अपॉन डी टी की जगह पे आप ये भी रख सकते हो, तो एक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन हो जाएगा। अब आप सीधे सीधे यहाँ से देख सकते हो कि एक्टिविटी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू एन। ऑब्वियस है कि ये तो कांस्टेंट है और ये एन समय के साथ साथ घट रहा है, कितने न्यूक्लियर बचे हुए हैं वो तो समय के साथ साथ घट रहा है। तो जो एक्टिविटी है सैंपल की वो समय के साथ साथ घटती जाएगी। जैसे जैसे आपका यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूक्लियर, एक्टिव न्यूक्लियर जो बचा हुआ है वो घटता जाएगा, वैसे वैसे सैंपल की जो एक्टिविटी है वो डाउन होती चली जाएगी। तो एक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन। एन हमने कैलकुलेट कर लिया है, एन को आप यहाँ पर रख सकते हो, तो दिस इज लैम्डा एन नॉट ए रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी हो जाएगा। और लैम्डा इंटू एन नॉट, तो लैम्डा इंटू एन रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी टाइम पे कितनी एक्टिविटी है, और लैम्डा इंटू इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर ये हो जाएगा कि इनिशियल एक्टिविटी कितनी थी। तो ए नॉट इज इनिशियल एक्टिविटी। तो यहाँ पर आप एक्टिविटी के लिए भी वैसे एक्सप्रेशन लिख सकते हो जिस तरह की एक्सप्रेशन आपने एन के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ए इज इक्वल टू ए नॉट ए रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। ए इज एक्टिविटी एट टाइम टी इज इक्वल टू, एंड ए नॉट इज इनिशियल एक्टिविटी विच इज एट टी इज इक्वल टू 0। इन सभी इक्वेशन में थोड़ा सा अगर हम डिटेल में जाएँ यहाँ पे, तो टी जो है, ठीक है, वो पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इनिशियल टाइम को हमने टी इज इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट कर रखा है। लेकिन टी को अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पर समझें, तो टी इज टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, टी यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन है। ये टाइम ड्यूरेशन जब स्टार्ट हुआ था तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस एन नॉट था, और ये टाइम ड्यूरेशन जब खत्म हुआ तो उस टाइम पे जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर थे वो एन के बराबर थे। ये इक्वेशन बिल्कुल वैसी हैं जैसे आपने यहाँ पर काइनेमेटिक्स में पढ़ी होंगी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरह की इक्वेशन जो आप पढ़ते थे, तो उसमें भी हम स्टार्टिंग का टाइम अगर टी इज इक्वल टू 0 लेते थे तब इस तरह की इक्वेशन आती थी, और बोलते थे कि जो टी है वो यहाँ पे टाइम इंटरवल है या टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, तो टी इज टाइम ड्यूरेशन। जब टाइम ड्यूरेशन स्टार्ट हुआ था तब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर यू के बराबर थी, अगर मैं इन जनरल इसको समझना चाहता हूँ। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर स्टार्टिंग के टाइम को अगर टी नोट बोल दूँ, सपोज हमारा जो टाइम है वो, या T1 से मान लीजिए हमारा टाइम स्टार्ट हुआ, और T1 से T2, तो जो आपका टाइम इंटरवल है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1, या इसको आप डेल्टा टी बोल सकते हो। अगर आप इसके लिए इक्वेशन लिखना चाहो तो इक्वेशन यहाँ पर ये हो जाएगी कि मान लीजिए कि T इज इक्वल T2 पे ये N2 है, और T इज इक्वल T1 पर सपोज यहाँ पर ये N1 है। तो अब यहाँ पर N2 बचे हैं, N1 था इनिशियली ए रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, और यहाँ पे टाइम इंटरवल डेल्टा टी विच इज़ T2 माइनस T1। तो आपको इन जनरल इस तरह की इक्वेशन फिर यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। और इसमें एक यहाँ पर एक अच्छी बात यहाँ पर आप ये देखो कि N2 बाई N1 इनिशियल है और N2 यहाँ पर कितने बचा हुआ है, तो इसको आप बोल सकते हो कि फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिमेंट, फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर जो कि अनडिकेड है, यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर जो कि बचा हुआ है यहाँ पर इसमें, और ये फ्रैक्शन किसके बराबर आ रहा है इसमें, तो दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा। मैं डेल्टा टी यूज़ कर लेता हूँ। तो ये जो फ्रैक्शन है इसका मतलब है कि इस तरीके का जो फ्रैक्शन है, अगर मैं डेल्टा टी टाइम इंटरवल कोई भी लूँ, किसी भी डेल्टा टी टाइम इंटरवल में हमेशा इसकी जो वैल्यू आएगी फ्रैक्शन की वो हमेशा इतनी आएगी। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कि किसी 5 सेकंड में अगर आधे न्यूक्लियस डिके हो जाते हैं तो हमेशा 5 सेकंड के अंदर आधे ही होंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपने स्टार्टिंग एन नोट से करी तो 5 सेकंड के बाद में एन नोट बाई 2 हो जाएगा, अगले 5 सेकंड में वापस से ये आधा ही होगा, जितना पहले था उसका आधा। ठीक है, उसके बाद फर्दर आधा होगा, फर्दर आधा होगा। तो उसका मतलब किसी गिवन टाइम इंटरवल में जो फ्रैक्शन यहाँ पर बचता है या डिके होता है वो सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रैक्शन, ये बचे हुए का फ्रैक्शन यहाँ पर इसमें N2 बाई N1, तो ये आधा 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 इस तरीके से यहाँ पर होता चला जा रहा है। तो कोई भी आप यहाँ पर टाइम इंटरवल उठा लो, उसमें ये जो फ्रैक्शन आपको मिलेगा ये फ्रैक्शन हमेशा उसी तरीके का मिलेगा, यहाँ पर वही फ्रैक्शन हमेशा मिलेगा। इस तरह की इक्वेशंस की ये बहुत बड़ी खासियत होती है, और इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ भी कर सकते हैं आगे आने वाले समय में, कि किसी एक फिक्स टाइम इंटरवल में हमेशा जो फ्रैक्शन यहाँ पर है इनिशियल और फाइनल का, वो फ्रैक्शन हमेशा वही का वही आने वाला है इसमें।
एक्टिविटी के फॉर्मूले से यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यू कैन ऑब्जर्व वन मोर थिंग। जैसे एक्टिविटी होती है ए इज इक्वल टू लैम्डा एन, यहाँ पर आप फर्दर यहाँ पर इसको ये लिख सकते हो, यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू ए बाई एन। अब ए बाई एन यहाँ पर क्या है, एक्टिविटी पर न्यूक्ली, ठीक है, दिस इज एक्टिविटी पर न्यूक्ली। तो एक्टिविटी पर न्यूक्लियस इज अ कांस्टेंट थिंग, ठीक है, सबकी इसका मतलब एक्टिविटी एक जैसी है, कोई भी न्यूक्लियस है वो स्पेशल नहीं, सभी की एक्टिविटी बिल्कुल एक जैसी होगी। तो एक्टिविटी पर न्यूक्लियस बेसिकली यहाँ पे जो रेडिएक्टिव लॉ होते हैं उन लॉज का एक तरीके से फिलॉसफी यही होता है कि सबके डिके होने के चांसेस बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इसके बाद कुछ ग्राफ्स यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं एन वर्सेस टी का ग्राफ। तो एन वर्सेस टी, तो एन यहाँ पर क्या डिनोट करता है कि किसी टाइम पे कितने न्यूक्लियस हैं। तो इसके लिए इक्वेशन हमारे पास में है, उस इक्वेशन को आप देख सकते हो कि दैट इक्वेशन इज एक्सपोनेंशियल डिके इक्वेशन। तो एक्सपोनेंशियल डिके होता जाएगा और टी टेंड टू इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा यहाँ पर ये। तो सिंपली बहुत सिंपल टाइप के ग्राफ होगा, कुछ खास है नहीं इसमें यहाँ पर। तो ये ग्राफ इज सिंपली लाइक दिस। और इसी तरह ग्राफ आप यहाँ पर उसके लिए भी ड्रॉ कर सकते हो एक्टिविटी के लिए। तो एन और ए दोनों के लिए जैसे ग्राफ आएगा, चाहे ए हो चाहे एन हो, यहाँ पर स्टार्ट एन नॉट से हो जाएगा और ए के केस में एन नॉट से हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल डिके इस तरीके से यहाँ पर होता चला जाएगा। अगर मैं ये तो था कि कितने बचे हुए हैं, अब डिकेड न्यूक्लियर वर्सेस टी, ये होता है आपका एन नॉट माइनस एन। तो कितने डिके होते जा रहे हैं तो समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा है इसमें। तो कितने डिके यहाँ पर होता जा रहा है, ऐसा ग्राफ अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो इनिशियली डिकेड तो यहाँ पे क्या था, 0 था। इसकी इक्वेशन अगर आप देखो तो इक्वेशन ये है एन नॉट माइनस एन, दिस इज एन नॉट 1 माइनस ए टू पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है, ये इक्वेशन आएगी। टी इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा। और वैसे अब देखो कि टी इज इक्वल टू 0 पे एन इज इक्वल टू एन नॉट था तो 0 आना चाहिए। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि टी इज इक्वल टू 0 तक से ही हम काउंटर अपना स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके बाद में टी टेंड टू इन्फिनिटी पे यहाँ पर ये एन नॉट के बराबर हो जाएगा, सारे के सारे डिके हो जाएंगे यहाँ पर इसमें। तो इसका ग्राफ जो होगा एक्सपोनेंशियल राइज वाला बनेगा यहाँ पर। तो दैट विल गो समथिंग लाइक दिस, ठीक है, लास्ट में ये इस तरीके का जैसे एक्सपोनेंशियल राइज में होता है कुछ उसी तरीके से कांस्टेंट वैल्यू को ऑलमोस्ट अचीव कर लेगा एन नॉट को। यहाँ पर ये टच नहीं करेगा, टच होता हुआ दिख गया लेकिन उसके पैरेलल टाइप का हो जाएगा। इसके बाद में जो अगला ग्राफ बनाना है हमको एल एन ए वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं इक्वेशन कैसे बनती है। तो आपके लिए जो ए था वो था यहाँ पर ए इज इक्वल टू ए नॉट ए रेस्ट टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो कई बार हमें कुछ डिफरेंट ग्राफ दे देते हैं तो कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पास जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को आप मैनिपुलेट करो उसके अकॉर्डिंगली। तो अगर मैं दोनों साइड यहाँ पे लॉग ले लूँ तो एल एन ए, यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी आप यूज़ कर लो तो एल एन ए नॉट, और इसका जब लॉग लोगे तो ये माइनस लैम्डा टी हो जाएगा। तो एल एन ऑफ ई की पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाता है। तो यहाँ पर बस आप इसको देख लो एक तरीके से, ये जो पूरी क्वांटिटी है ये पूरी क्वांटिटी इज़ लाइक वाई फॉर यू, और ये एक तरीके से आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा जो कि पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। और ये टी के साथ जो आ रहा है वो इसका स्लोप हो जाएगा, माइनस लैम्डा विल बी द स्लोप, तो नेगेटिव स्लोप आएगा यहाँ पर इसका। तो इसका मतलब है कि जस्ट एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसका यहाँ पर बनना चाहिए। तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव इंटरसेप्ट। तो ग्राफ इज़ लाइक दिस, इस तरह के ग्राफ यहाँ पर बनना चाहिए इसका। इसमें वैल्यूज़ अगर आप पुट करो तो टी इज इक्वल टू 0 पुट करोगे यहाँ पे तो एल एन ए की जो वैल्यू है वो एल एन ए नॉट है। तो ये जो वैल्यू यहाँ पर आएगी ये हो जाएगी एल एन ए नॉट। और यहाँ पर इसकी वैल्यू किस टाइम पे यहाँ पे 0 होगी, तो इसको अगर आप यहाँ पे एल एन ए को यहाँ पर अगर आप 0 रख दो इसमें, तो एल एन ए को 0 रख दो तो टी की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे हो जाएगी एल एन ए नॉट बाई लैम्डा, ठीक है। ये वो टाइम हो जाएगा जब यहाँ पर एल एन ए, द वैल्यू ऑफ एल एन ए विल बी 0। तो ये ग्राफ होगा यहाँ पर इसके लिए। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि कितने टाइम के बाद में जहाँ से भी आप काउंट करना स्टार्ट करते हो वहाँ से आधे चले जाएंगे, यानी कि आधे डिके कर जाएंगे। तो टाइम इंटरवल इन विच half of the initial nuclei are decayed। और अगर आप बोल रहे हो आधे चले गए तो इसका मतलब आधे बच भी गए होंगे, तो आप ये भी लिख सकते हो और अनडिकेड। आधे बच गए या फिर आधे चले गए, एक ही बात हो गई यहाँ पर इसमें। तो वो टाइम इंटरवल जिसमें आधे चले जाएं या आधे बच जाएं, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आप इस इक्वेशन का यूज़ करो, n इज इक्वल टू एन नॉट ए रेस्ट टू पावर माइनस लैम्डा टी।
टी यहाँ पे हमेशा आप इसको टाइम ड्यूरेशन मान के चलो। अगर टी इज इक्वल टू 0 बोल दिया गया है तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा फिर वहाँ पे कि इस पर्टिकुलर टाइम पे इतने थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो टी है जनरली हम यहाँ पर टी इज इक्वल टू 0 पे एन नॉट मानते हैं, और ये एन जो है वो टी इज इक्वल टू टी पे कितने न्यूक्लियस हैं हमारे पास बचे हुए वो हो जाएगा। अब यहाँ पर एन को आप रख दो एन नॉट बाई 2, तो दिस इज एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा। टी की जगह पर अब मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ टी। हाफ लाइफ के लिए बहुत सारे सिंबल होते हैं, कभी टी हाफ लिख देते हैं, कभी टी 50 लिख देते हैं, कभी कैपिटल टी यूज़ कर लेते हैं। तो डिफरेंट जगह पर डिफरेंट सिंबल यूज़ करते हैं। मैं टी 1/2 यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, टी हाफ लिख रहा हूँ इसको मैं। तो टी की जगह मैंने यहाँ पर टी हाफ लिख दिया है, तो ये एन नॉट दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे सिंपल लॉग की प्रॉपर्टीज़ वगैरह आप यहाँ पे यूज़ कर लोगे। दोनों साइड में आप यहाँ पे लॉग ले लो, तो लॉग यहाँ पे लेंगे तो ln2 माइनस वगैरह को मैं एडजस्ट करके लिख रहा हूँ यहाँ पे लैम्डा टी हाफ का आंसर आ जाएगा। और इस आंसर को हमें डायरेक्टली याद रखना चाहिए, ln2 बाई लैम्डा। ln2 की वैल्यू 0.693। तो दिस फार्मूला मस्ट बी रिमेंबर्ड, बहुत ही काम का फार्मूला यहाँ पर ये। और आप ये देखो कि टी हाफ का ये जो फार्मूला आ रहा है इसको इस बात से मतलब नहीं है कि आपने कब कैलकुलेट किया है इसको, यानी कि इनिशियली आपके पास में कितने न्यूक्लियस थे, अब कितने न्यूक्लियस, उस पर उसका कोई डिपेंडेंस नहीं है। अभी मान लीजिए कि यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर इनिशियली अगर एन नॉट थे तो टी हाफ का समय गुजर गया तो एन नॉट बाई 2 हो जाएगा। फिर फर्दर टी हाफ का समय और गुजर गया, जैसे मान लीजिए अगर ये 5 सेकेंड है तो पहले 5 सेकेंड में ये एन नॉट बाई 2 हो जाएगा। फिर अगले 5 सेकेंड में यहाँ पर ये वापस से जितना था इनिशियली उसका हाफ हो जाएगा, एन नॉट बाई 4 हो जाएगा। फिर अगले में यहाँ पर ये अगला हाफ यहाँ पर टी हाफ गुजार दिया आपने तो इसका हाफ हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि 1 हाफ लाइफ के बाद में यहाँ पर ये एन नॉट बाई 2 हो गया, ठीक है। फिर 2 हाफ लाइफ गुजर गई, 10 सेकेंड गुजर गया, इसका मतलब 2 हाफ लाइफ गुजर गई, ये एन नॉट बाई 2 का स्क्वायर हो गया। 3 हाफ लाइफ गुजर गए तो एन नॉट बाई 2 का क्यूब हो गया। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी हम यहाँ पर याद रख सकते हैं कि इन n हाफ लाइफ्स, अगर इस तरीके की n हाफ लाइफ्स अगर हो जाती हैं तो जो n है आपका वो n यहाँ पर कितना होगा, तो n नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1/2 रेज़ टू पावर n, वेयर n इज़ नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, ठीक है। n इज़ नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स की एक हाफ लाइफ है, 2 हाफ लाइफ है, 3 हाफ लाइफ है। एक हाफ लाइफ में एन नॉट बाई 2 हो जाएगा, 2 हाफ लाइफ में 1/2 का स्क्वायर तो एन नॉट बाई 4 हो जाएगा। तो ये फार्मूला ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि ये वाला जो फार्मूला है इस फार्मूले के रिप्लेसमेंट में हम लोग यहाँ पर इस फार्मूले को भी यूज़ कर लेते हैं। यही फार्मूला वही है कि आपको n निकालना है तो n इज इक्वल टू एन नॉट ए रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। ये भी आपको n निकालना है तो n इज इक्वल टू एन नॉट 1/2 रेज़ टू पावर n। n को अगर आप यहाँ पे टाइम वगैरह के टर्म्स में लिखना चाहो तो ये हो जाएगा 1/2। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स का मतलब है कि कितना समय गुजरा, ठीक है, डिवाइडेड बाय टी हाफ। जैसे मान लीजिए कि समय गुजरा, मान लीजिए टी हाफ 5 सेकेंड है तो समय अगर 5 सेकेंड गुजरा तो एक हाफ लाइफ हो गई। समय अगर 10 सेकेंड गुजरा तो यहाँ पे 2 हाफ लाइफ हो गई यहाँ पे। तो जो n है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, तो दिस इज t इज टोटल टाइम या टोटल टाइम ड्यूरेशन डिवाइड बाय हाफ लाइफ। तो दिस फार्मूला इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना यूज़फुल यहाँ पर ये फार्मूला है। तो दिस फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस फार्मूले को आप यहाँ पर जो अब हमारी ये इक्वेशन है इस इक्वेशन से भी डराइव कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो डराइव फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो इसी को मैं यहाँ पर बस उस मेथड से डराइव करके यहाँ दिखा देता हूँ। ये n इज इक्वल टू एन नॉट, एक तरीके से आपको लैम्डा को यहाँ से हटाना है। तो लैम्डा को अगर आप वहाँ से हटाते हो तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा ln2 डिवाइड बाई टी हाफ, ठीक है। और यहाँ पे t आ रहा है, t अपॉन टी हाफ, इसको आप n से रिप्रेजेंट कर दो जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है। तो एन नॉट ए रेज़ टू पावर माइनस ये हो जाएगा n ln2। अभी जो माइनस आ रहा है उस माइनस की वजह से ln की पावर ln के साथ में जो 2 आ रहा है 2 पे पावर -1 हो जाएगी यहाँ पे, तो 1/2 हो जाएगा और फिर 1/2 की पावर n हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, यू कैन राइट इट लाइक दिस, एन नॉट ए रेज़ टू पावर ln 1/2 रेज़ टू पावर n, इस तरीके का आ जाएगा यहाँ पर ये। और आपको ये पता होना चाहिए हमेशा कि ये प्रॉपर्टी e रेज़ टू पावर ln x जो होता है वो x के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये e और ln वगैरह हटा दो, 1/2 की पावर n बचेगा सिर्फ यहाँ पर इसमें।
तो फाइनली यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, n इज इक्वल टू n नॉट 1/2 रेस्ट टू पावर n। तो उसको मैंने डायरेक्टली यहाँ से भी ऑब्जर्व करके देख लिया यहाँ पर, और एक यहाँ से भी डायरेक्ट इसका प्रूफ किया जा सकता है। तो ये फार्मूला और ये फार्मूले दोनों कई बार यूज़ हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि ऊपर वाले फार्मूले को आप थोड़ा कम यूज़ कर पाते हो, कई बार आपको डेटा जो होता है वो 1/2 की पावर में भी मिल जाता है कई बार आपको, तो आप दोनों को यूज़ कर सकते हो। दोनों इक्विवेलेंट फार्मूले हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसी से डायरेक्टली हमने इसको भी डिराइव कर लिया यहाँ पे। तो बोथ द फार्मूलाज आर इक्विवेलेंट, बस फ़र्क ये है कि ये लैम्डा के टर्म्स में यहाँ पर और ये हाफ लाइफ के टर्म में, बस इतने फ़र्क है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं मीन लाइफ और एवरेज लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल। अब जो भी हम यहाँ पर ये रेडियो एक्टिविटी और इसके लॉज पढ़ रहे हैं कि इतने टाइम के बाद में इतने बचेंगे, ये होगा, कुछ इस तरह की चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ये सभी चीज़ें स्टैटिस्टिकल हैं, स्टैटिस्टिक्स से आती हैं, प्रोबेबिलिस्टिक हैं। क्या मतलब हुआ स्टैटिस्टिकल या प्रोबेबिलिस्टिक का? जैसे मान लीजिए कि एक कंटेनर है या कुछ भी है, यहाँ पर ये एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर रेडियो एक्टिव सैंपल है और बहुत सारे यहाँ पे रेडियो एक्टिव यहाँ पर ये न्यूक्लियस हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे यहाँ पर ये भरे हुए हैं। और ये जो हमारे लॉज हैं, ये लॉज तभी लगते हैं जब बहुत सारे सैंपल हो यहाँ पर। अब मान लीजिए कि सिर्फ 2 ही न्यूक्लियस हैं, तो उसमें ये स्टैटिस्टिकल लॉज नहीं लगते हैं, ये सब लॉज नहीं लगेंगे। ये सब लॉज तभी लगते हैं जब हमारे पास में नंबर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तभी ये लॉज लगते हैं। अब मुझे पता है कि टी हाफ का समय गुजरेगा तो आधे हो जाएंगे यहाँ पर ये, ठीक है, टी हाफ का समय गुजरा, अगर यहाँ पर इनिशियली एन नॉट थे तो टी हाफ के बाद में अब यहाँ पर आधे बचेंगे और ये एन नॉट बाई 2 हो जाएगा। लेकिन अगर मुझसे कोई ये पूछ ले कि सपोज एक रेड वाले को भी मैं यहाँ पर एंटर करा देता हूँ कि ये रेड वाला कब जाएगा यहाँ से, रेड वाला कब डिके होगा, इसके बारे में मेरे पास में कोई आंसर नहीं होगा कि ये रेड वाला कब जाएगा यहाँ से। मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि ठीक है, इतना समय गुजरेगा तो मेरे को इतने न्यूक्लियस मिलेंगे। कौन बचेगा, कौन रहेगा, ये बिल्कुल भी नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। इस पर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता कि जो आधे गए हैं उसमें ये शामिल है कि नहीं है, ये शामिल है कि नहीं है, ये बचेगा या फिर ये रहेगा। एग्जैक्टली ये लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। लाइफ में भी ये होता है कि हम पॉपुलेशन का एस्टिमेशन करते हैं कि इतने समय के बाद में पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी, तो और जनरली करीब करीब उसी लॉ के हिसाब से पॉपुलेशन चलती भी, अगर उसमें किसी तरीके का कुछ अलग से ना हो जाए। जैसे अगर मान लीजिए बीच में कोरोना आ गया, उसके वजह से हो सकता है कि पॉपुलेशन का एस्टिमेशन हमारा गड़बड़ हो जाए, ठीक है, बीच में कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाए। लेकिन जनरली एक स्टैटिस्टिक्स लॉ को फॉलो कर लेती हैं वो। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि जो लोग मरने वाले हैं 1 साल के अंदर उसमें यही मरेंगे, ठीक है, ये नहीं बताया जा सकता। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये है कि कौन बचेगा, कौन जाएगा, ठीक है, जाना सबको है इसमें यहाँ पर, लेकिन कब कौन जाएगा ये पता नहीं है, ठीक है। ये पता है कि कितने जाएंगे, लेकिन कौन जाएगा, कौन बचेगा, इसके बारे में ये कोई भी थ्योरी हमारी काम नहीं कर सकती है। ये थ्योरी सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे आधारित है कि इतने समय के बाद में ये इतने बच जाने चाहिए, इतने रह जाने चाहिए, कौन बचेगा वी कैनॉट टेल। हमारी थ्योरीज प्रोबेबिलिस्टिक है, डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। वी कैनॉट डिटरमाइन कि कौन है यहाँ पर, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिकली हम नहीं बोल सकते, हमेशा हम प्रोबेबिलिस्टिकली ही बोल सकते हैं चीज़ों को। इसीलिए यहाँ पर हम एक एवरेज लाइफ वगैरह का कंसेप्ट और ये हाफ लाइफ वगैरह कंसेप्ट डिफाइन करते हैं कि ठीक है, हमको कम से कम कुछ तो आइडिया हो कि भाई इस सैंपल में अगर इतने रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस हैं तो इसकी उम्र कितनी हो गई होगी। आपने पहले भी कार्बन डेटिंग और ये सब पढ़ा होगा कि उससे हम यहाँ पर लाइफ पता कर लेते हैं कि किसकी लाइफ यहाँ पर कितनी थी, तो वो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं उसमें ये देख करके कि कितने रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस बचे हैं उसके पास में। तो वो सब चीज़ों का यूज़ करके वी कैन आइडेंटिफाई कि हाँ उसकी एज इतनी है। अब यहाँ पे मीन लाइफ को कैसे कैलकुलेट करें, तो मीन लाइफ को अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर एक एलिमेंट्री लेवल पे समझें, तो मान लीजिए कि आपके पास में सैंपल है और सैंपल के अंदर यहाँ पे कुछ हमको दे दिया गया कि यहाँ पर एक की एज इतनी है, लेट्स से एक की एज है 2, एक की एज है 3, एक की एज है 1, कुछ 4, और इस तरीके से यहाँ पे सबकी एजेस हमको दे दी गई। तो इन सभी के एजेस को हम जोड़ दें बस यहाँ पे 2 + 3 + 1 + 4 + 3/5। अगर हमारे पास सैंपल में अगर 5 हैं तो पाँचों के एज को जोड़ दें, और जोड़ दें तो यहाँ पर मेरे को एक तरीके से एवरेज यहाँ पर लाइफ पता चल जाएगी कि एवरेज लाइफ यहाँ पर कितनी है। तो एवरेज लाइफ सिंपली यहाँ पर अगर मेरे को मीन या एवरेज लाइफ निकालना है तो मीन लाइफ इज इक्वल टू सम ऑफ लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियस। सभी की लाइफ या एज को हम यहाँ पर ऐड कर दें
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, ये कर लेना चाहिए, लेकिन ये हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमें सबकी लाइफ उस तरीके से पता नहीं है और फिर एक एक को पकड़ें, सबकी लाइफ देखें, ये सब यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर हम किस तरीके से कर पाएंगे वो आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पर ये 3-3 वाले 2 आ गए थे, ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, उनका एक ग्रुप बना सकते हैं कि ये 3 साल जो जिंदा रहे वो 2 लोग थे, 4 साल जो जिंदा रहे वो 5 लोग थे। इस तरीके से हम यहाँ पर इनका एडिशन कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से एडिशन करेंगे कुछ यहाँ पर, और कुछ इंटीग्रेशन के टेक्निक का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो वी कैन यूज़ दैट इंटीग्रेशन टेक्निक एंड ऑल। कैसे जाएंगे वो देखते हैं यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि सपोज़ किसी टाइम t इज़ इक्वल टू टी पे हमारे पास जो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई थे वो n इज़ इक्वल टू n थे, ठीक है, और t इज़ इक्वल टू टी प्लस डी टी पर ऑब्वियस है कि कुछ तो जाने वाले हैं, तो n में से dn सपोज चले गए। उस dn को आप चाहो तो यहाँ पर मॉड लगा करके लिख लो, क्योंकि dn जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है यहाँ पर इसमें। तो जो dn नंबर ऑफ़ न्यूक्लियस थे वो चले गए यहाँ पे। तो t इज़ इक्वल टू टी पे n इज़ इक्वल टू n था, और t इज़ इक्वल टू टी प्लस डी टी पे n माइनस डी एन। अगर आप यहाँ पर ये माइनस का चक्कर नहीं रखना चाहते हो तो n प्लस डी एन आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा देखने में अपीलिंग नहीं लगता है कि अच्छा प्लस लिख रहे हैं, यहाँ पे प्लस तो नहीं होना चाहिए, तो वो देखने में थोड़ा कम अपील करेगा हमारे माइंड को। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर माइनस करके मॉड लगा के यहाँ पर इसको डी एन लिख दिया है। अब यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि जो dn चले गए यहाँ पे, जो dn यहाँ पे नंबर ऑफ़ न्यूक्लियस चले गए, उनकी उम्र क्या थी, ठीक है, वो कब तक ज़िंदा रहे, कितने समय तक वो ज़िंदा रहे, ठीक है। तो यहाँ पर लाइफ ऑफ dn नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ये कब तक यहाँ पर ज़िंदा रहे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, t इज़ इक्वल टी तक तो ज़िंदा ही थे वो, ठीक है। ये t इज़ इक्वल, ये dt समय को हम नहीं काउंट करेंगे यहाँ पे, हम बोलेंगे कि वो t समय तक वो जिंदा रहे। तो लाइफ ऑफ dn नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज इक्वल टू t। इसमें कई लोग आंसर dt भी कर देते हैं, तो dt नहीं होगा आंसर। जैसे मान लीजिए कि कल किसी आदमी को आपने देखा और अगर वो आज आपको नहीं दिखा या आज वो चला गया, तो ऐसा नहीं है कि आपने उसको कल देखा था और आज नहीं देखा तो उसकी उम्र जो है 1 दिन की हुई, सिर्फ उसकी उम्र तो आज तक की हो गई वो, या कल तक जिंदा था तो कल तक की होगी। तो यहाँ पर इसके जो उम्र है इंडियन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की वो हो जाएगी t इज़ इक्वल टू टी तक वो जिंदा रहे, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए तो हमें यही करना, यही है, ये जो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है समेशन, नीचे है टोटल, तो करना यही यहाँ पे। अब कैसे करेंगे इसको यहाँ पर मैथमेटिकली वो देखना है यहाँ पे। तो एवरेज लाइफ दिस इज इक्वल टू, इसको जनरली टाउ से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो दिस टाउ इज इक्वल टू समेशन करना है, तो समेशन को इंटीग्रेशन में लाना पड़ेगा यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर मैं बोल रहा था कि दो ऐसे हैं जिनके पास में 3 है, 5 ऐसे हैं जिनके पास में 4 साल की उम्र है, ठीक है। तो यहाँ पे dn नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई ऐसे हैं जिनकी उम्र t साल तक की है, इसको आप यहाँ पर इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई तो आपको पता है कि यहाँ पर ये n0 के बराबर है, और इसका अगर ये नेगेटिव आता है तो नेगेटिव का आप मॉड वगैरह लेकर के आंसर कर सकते हो, क्योंकि dn यहाँ पर नेगेटिव है। अब यहाँ पर इसमें आप dn की जगह पे dn का एक्सप्रेशन यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो dn की जगह पे dn का एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या बनेगा, तो dn का एक्सप्रेशन, तो आपको पता है कि dn इज़ इक्वल टू होता है माइनस लैम्डा n dt, और n आपको यहाँ पे समय के साथ साथ पता होता है, ठीक है। तो dn की जगह आप यहाँ पर ये रख सकते हो। तो t पहले से था, यहाँ पे माइनस वगैरह आएगा यहाँ पर इसमें, तो लैम्डा n0 ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा t dt ये सब आ जाएगा। नीचे n0 है, n0 से n0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। टाइम की लिमिट आप यहाँ पर यूज़ कर लोगे 0 से लेकर के जो भी है इन्फिनिटी तक। तो इन सभी की लाइफ का आपने समेशन कर दिया इसमें, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैं आगे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे जो एवरेज लाइफ का आंसर आएगा वो 1/λ आएगा, ये आपको याद रखना है। तो दिस फार्मूला इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो एवरेज लाइफ इज़ इक्वल टू 1/λ। इसको आप कंपेयर करके देखो t½ से, तो t½ आधी लाइफ जो आई थी वो ln2 आई थी 0.693। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो एवरेज लाइफ है वो t½ से यहाँ पर ज़्यादा है। इसमें आप रेशो वगैरह और ये सब भी यहाँ पर निकाल सकते हो। तो दिस टाउ अपॉन t½ इसको मैं अगर ln के फॉर्म में लिख दूँ तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/ln2।
तो दिस फार्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत सारे क्वेश्चन में बस हमें इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करना है कि एन किसी भी टाइम पे क्या होता है, एक्टिविटी किसी भी टाइम पे क्या होती है, उनके जो डेफिनेशंस है ए इज इक्वल लैम्डा एन वगैरह, इनको यूज़ करना है। कई बार एवरेज लाइफ को एक डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर देते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पर ये लिखो एन इज इक्वल टू एन नॉट ए रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी, तो एक एवरेज लाइफ के बाद में कितने न्यूक्लियस बचे रहेंगे, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू एन नॉट लैम्डा और टी 1 बाई लैम्डा यहाँ पर रख देंगे वन एवरेज लाइफ के लिए, तो यहाँ पर एन नॉट बाई ई हो जाएगा। तो एक एवरेज लाइफ को इस तरह से डिफाइन कर देते हैं कि एक एवरेज लाइफ वो लाइफ होती है जिसमें जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैं वो 1 बाई ई टाइम्स हो जाते हैं, ठीक है। जो पहले अवेलेबल थे उसका 1 बाई ई टाइम्स हो जाते हैं। तो इन वन एवरेज लाइफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बिकम 1 बाई ई ऑफ इनिशियल। इनिशियली जो भी उसका 1 बाई ई हो जाता है वन लाइफ टाइम में, सॉरी वन एवरेज लाइफ में। तो क्वेश्चन लेते हैं, इन ए रेडियोएक्टिव डिके चेन द इनिशियल न्यूक्लियस इज दिस, एट द एंड देयर आर 6 अल्फा पार्टिकल्स एंड 4 बीटा पार्टिकल्स विच आर एमिटेड, इफ द एंड न्यूक्लियस इज दिस ए एंड जेड आर गिवन बाय। तो इस तरह कई सारे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे ये बोलते हैं कि रेडियोएक्टिविटी डिके के अंदर यहाँ पर ये निकल रहे हैं, तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा। तो आपको बस सबका पता होना चाहिए, जैसे अल्फा डिके जो होता है तो उसमें हीलियम न्यूक्लियस निकलता है, तो वो क्या करता है जेड को 2 से डिक्रीज़ कर देता है और यहाँ पर ए को 4 से डिक्रीज़ कर देता है। और जो बीटा डिके होता है जहाँ बीटा पार्टिकल निकलता है तो उसको आप बीटा माइनस डिके मान के चलोगे। तो बीटा डिके में क्या होता है कि आपका जो एक न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है तो ए पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ए पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो जेड है वो 1 अमाउंट से इंक्रीज़ कर जाएगा। तो जेड यहाँ पर इंक्रीज़ कर जाएगा 1 अमाउंट से। तो बस आप यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग कर लो। तो क्योंकि 6 अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, तो 6 अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, तो जेड पे क्या करेंगे यहाँ पर ये 6 अल्फ़ा पार्टिकल्स, तो जेड 2 से कम करवा देंगे यहाँ पर ये, ठीक है। तो और टोटल 6 हैं, तो यहाँ पे जेड क्या करेंगे 12 से डिक्रीज़ करा देंगे जेड को, और ए के साथ क्या करेंगे यहाँ पर ये, तो ए को 4 से डिक्रीज़ कराता है, तो 6 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 से डिक्रीज़ करा देंगे यहाँ पर ए को, तो ए 24 से डिक्रीज़ कर जाएगा और जेड 12 से डिक्रीज़ कर जाएगा। और बीटा पार्टिकल की वजह से क्या होगा यहाँ पर इसमें जो आपका जेड है, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो और 4 बीटा पार्टिकल्स हैं, तो 4 बीटा पार्टिकल्स हैं, तो जेड को 4 से इंक्रीज़ करा देंगे। ओवरऑल इफेक्ट यहाँ पे देख लो, जो जेड होगा वो 8 से ओवरऑल यहाँ पे डिक्रीज़ कर जाएगा, जो जेड होगा यहाँ पर इसमें 8 से ओवरऑल डिक्रीज़, और जो ए है वो 24 से ओवरऑल डिक्रीज़ कर जाएगा। तो ओरिजिनली यहाँ पे कितने थे, तो 232 था यहाँ पर ए, तो 232 में से 24 हटा दो आप यहाँ पे, तो 208 बच जाएगा। और जो जेड है ओवरऑल 8 से डिक्रीज़ कर रहा है, तो 90 था और 8 डिक्रीज़ करा दो तो 82 हो जाएगा। तो ये मैच कर रहा है विद ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, यूजिंग ए न्यूक्लियर काउंटर द काउंट रेट ऑफ एमिटेड पार्टिकल्स फ्रॉम ए रेडियोएक्टिव सोर्स इज मेजर्ड एट टी इज इक्वल टू 0, इट वाज 1600 काउंट्स पर सेकेंड। इसका मतलब इतने डिके पर सेकेंड यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है, 1600। तो टी इज इक्वल टू 0 पे जो एक्टिविटी है, एक तरीके से ये एक्टिविटी है यहाँ पर, ये तो टी इज इक्वल टू 0, जो ए नॉट है वो यहाँ पर 1600 है पर सेकेंड। टी इज इक्वल टू 8 पे ये जो एक्टिविटी है वो 100 हो जाती है, 100 पर सेकेंड हो जाती है। टी इज इक्वल टू 6 पे एक्टिविटी कितनी रही होगी हमको ये बताना है। आप यहाँ पे देखो कि जो एक्टिविटी है वो 1/16 हो जा रही है यहाँ पर। अगर आप इसका यूज़ करो ए इज इक्वल टू ए नॉट 1/2 रेज़ टू पावर n, तो यहाँ पर आप ए को अगर आप 100 रख दो और इसको यहाँ पर 1600 रख दो, तो इजीली इस इक्वेशन का यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो 1/16 बनेगा यहाँ पे 1/2n, तो n यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, इसका मतलब 4 हाफ लाइफ्स, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर 8 सेकेंड का टाइम है, 8 सेकेंड इज़ 4 हाफ लाइफ्स, 4 टी हाफ यहाँ पर हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो टी हाफ है वो यहाँ पे हो जाएगा 2 सेकेंड। अब t इज इक्वल टू 6 का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि 3 हाफ लाइफ्स, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड का मतलब यहाँ पर हो जाएगा दिस इज 3 हाफ लाइफ्स। और 3 हाफ लाइफ्स में यहाँ पर आपका जो a है a नॉट 1/2 रेज़ टू पावर 3 यानी कि 1/8 हो जाएगा इनिशियल का। इनिशियल 1600 था, 1600 का 1/8 ये 200 होना चाहिए। तो आंसर इज बी।
हाफ लाइफ्स ऑफ टू रेडिएटिव एलिमेंट्स ए एंड बी आर 20 एंड 40। तो ए की हाफ लाइफ है 20 मिनट और बी की हाफ लाइफ है 40 मिनट। तो 20 मिनट एंड 40 मिनट यहाँ पे। इनिशियली द सैम्पल्स हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, दोनों के इनिशियल जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो n0 के बराबर हैं दोनों के लिए यहाँ पे। आफ्टर 80 मिनट्स, तो 80 मिनट्स का मतलब यहाँ पर इसके लिए हो जाएगा 4 हाफ लाइफ्स, ठीक है, 4 हाफ लाइफ्स, 4 टी हाफ। और यहाँ पर 80 मिनट का मतलब हो जाएगा 2 टी हाफ्स। तो 4 में यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा यहाँ पे 4 में ये हो जाएगा n0/16, 1/2 पावर n वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। और ये 2 हाफ लाइफ में एक बार हाफ होगा फिर उसका हाफ होगा, तो ये 4 हो जाएगा, n0/4। इन क्वेश्चंस में ये बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। वो तो किसी भी क्वेश्चन में ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर ये मिस्टेक हो जाती है। इन्होंने पूछा यहाँ पर क्या है, द रेशियो ऑफ डिकेड नंबर ऑफ ए एंड बी, कितने डिके कर चुके हैं उनका रेशियो बताना है। और जब भी आप n निकालते हो, आपने यहाँ पर n निकाला और n यहाँ पर क्या होता है कि कितने बचे हुए हैं वो, लेकिन आपको निकालना है कितने चले गए हैं वो, ठीक है। तो n0 माइनस n करना पड़ेगा। तो n0 माइनस n करेंगे तो ये 15 n0/16 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका करेंगे n0 माइनस n, तो ये हो जाएगा 3 n0/4। तो आपको a/b करना होगा, तो a/b कर लेंगे, तो 15 n0/16 और 3 n0/4, तो n0 कैंसिल, ये 5 और यहाँ पर ये 4, 5/4 आ रहा है। आप देख सकते हो इसमें 4 और 1 वाला भी ऑप्शन है, जो कि अगर आप सिर्फ n को डिवाइड कर देते तो या तो 4:1 या 1:4 जो भी आना वो आ जाता है यहाँ पर इसमें। तो बहुत ही केयरफुल रह के करना पड़ेगा। तो आंसर इज 5:4। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एन एक्सीडेंट इन ए न्यूक्लियर लेबोरेटरी रिजल्टेड इन ए डिपोजिशन ऑफ ए सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल ऑफ हाफ लाइफ 18 days inside the laboratory. Test revealed that the radiation was 64 times more than the permissible level required for safe operation of the laboratory. तो जितना सेफ चाहिए यहाँ पर लिमिट, उससे 64 टाइम्स से भी ज़्यादा यहाँ पर है। What is the minimum number of days after which the laboratory can be considered safe for use? तो इसका मतलब है कि जो भी इसमें एक्टिव नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो 1/64 हो जानी चाहिए, तभी जाकर के वो सेफ लेवल पे आ पाएगा। अब 1/64 हो जानी चाहिए, उसके लिए कितनी हाफ लाइफ्स गुजरनी चाहिए, डायरेक्टली आप वहीं से कर सकते हो। तो n/n0 ये 1/64 हो जाना चाहिए यहाँ पर इसमें, और 1/2 की पावर n अगर आप यहाँ पे करो तो n5 होगा, अगर तो 1/32 होता है तो n6 हो जाना चाहिए। तो n6 6 हाफ लाइफ के बाद में ऑपरेशनल करने लायक होगा। और एक हाफ लाइफ कितने दिनों की है, यहाँ पर 18 डेज़ की है। तो टाइम कितना यहाँ पर हमको चाहिए होगा, तो 18 × 6 108। तो 108 डेज़ के बाद में यहाँ पर ये ऑपरेशनल के लायक यहाँ पर हो पाएगी। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 4 days. द प्रोबेबिलिटी डेज दैट अ न्यूक्लियस विल डिके इन 2 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ के बाद वो डिके हो जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जैसे मान लीजिए अगर n0 है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस की बात करें, और हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस कब जाएगा ये पता नहीं। मान लीजिए कि किसी की हाफ लाइफ अगर सपोज 100 डेज़ की है, तो हो सकता है कि अगले 1 सेकंड में चला जाए, वो हो सकता है कि 100 डेज़ में भी ना जाए, हो सकता है कि 200 डेज़ में भी ना जाए, हो सकता है कि बहुत लंबे समय के बाद में वो जाए। तो कौन कब जाएगा ये पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि जाएगा, ठीक है। तो n0 1 हाफ लाइफ के बाद में n0/2, उसके बाद अगली हाफ लाइफ, यानी कि स्टार्टिंग से देखें तो 2 हाफ लाइफ हो गए, तो n0/4। ये कौन है जो बचे हुए हैं, ठीक है, n0/4 अब बचे हुए हैं। स्टार्टिंग हमने n0 से करी, n0/4 बचा हुआ है। अगली हाफ लाइफ गुजरेगी, n0/8 बचे हुए होंगे। अगली हाफ लाइफ गुजरेगी, n0/16 बचे हुए होंगे। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ यहाँ पर आप आगे चल के आता चला जाएगा यहाँ पर इसमें। अब मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में ऊपर तो हम लिखेंगे फेवरेबल और नीचे लिखेंगे जो टोटल केसेस हैं वो यहाँ पर इसमें। तो यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो, सपोज P इज़ प्रोबेबिलिटी। सपोज अगर मुझसे पूछ लिया जाता है कि पहली हाफ लाइफ के अंदर अंदर इसके निकल लेने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो किसी भी प्रोबेबिलिटी को लिखने के लिए मैं यहाँ पर ये करूँगा कि हमारे पास टोटल कितने न्यूक्लियस थे टू स्टार्ट विथ, ठीक है, और कितने चले गए। तो फेवरेबल जो कंडीशंस है वो तो ये कि कितने चले गए, अगर उसमें काउंट हो जाता है तो वो हमारे लिए फेवरेबल है। तो अगर मेरे को 1 हाफ लाइफ में अगर पूछा जाता है तो n0/2 चले गए हैं और उसके बाद में n0 थे इनिशियली, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या हो गई, 50-50 चांस है कि एक हाफ लाइफ में वो जाएगा, ठीक है, इन 1 हाफ लाइफ, ठीक है, 1 टी हाफ। अगर मेरे को 2 टी हाफ में पूछा जा रहा है तो अगर वो बच गया तो उसके जाने के चांसेस अब और बढ़ जाएंगे, ठीक है।
क्योंकि अब जो बचे हुए हैं वो जाएंगे और डेफिनेटली अब हमारे चांसेस ज़्यादा होने चाहिए। अगर हम मैं बोलूँ कि क्या वो 2 हाफ लाइफ में गया कि नहीं गया, तो और ज़्यादा चांसेस होने चाहिए। अगर मैं पूछूं कि 3 हाफ लाइफ में गया कि नहीं गया, तो और ज़्यादा हायर चांस है कि वो 3 हाफ लाइफ में चला गया हो। तो 2 हाफ लाइफ में कितने चले गए, तो पहले हाफ बचे कितने n0/4, तो कितने चले गए 3 n0/4, तो 3 n0/4 जा चुके हैं डिवाइड बाई n0, तो यहाँ पर अब ये कितना आ गया 3/4, यानी कि 75% चांस है कि वो 2 हाफ लाइफ में निकल लेगा। उसके बाद आप यहाँ पर अगले के लिए देखोगे तो यहाँ पर 7/8 रख लोगे, तो वो चांसेस जो है वो धीरे धीरे करके यहाँ पर बढ़ते चले जाएंगे अगर आप हाफ लाइफ का नंबर बढ़ाते चले जाते हो। तो इसका जो आंसर है वो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द एक्टिविटी ऑफ ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड रेडियोएक्टिव सैंपल इज 10⁻10। तो एक्टिविटी, इनिशियल एक्टिविटी एक तरीके से हो जाएगी A0, दिस इज 10⁻10 DPS, ये पूरी तरीके से SI नोट में दिया गया है। हुज मीन लाइफ इज दिस, तो मीन लाइफ यानी कि टाउ दिया है, दैट इज 1/λ, और यहाँ पे 10⁻9 हो गया। द मास ऑफ एन एटम ऑफ दिस रेडियो आइसोटोप इज 10⁻25 kg। तो एक सिंगल एटम जो है उसका मास आपका 10⁻25 है। द मास ऑफ दिस सैंपल इज, तो सैंपल का मास निकालने के लिए आप देख लो कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स या न्यूक्लियस यहाँ पर कितने होंगे। तो जो आपकी एक्टिविटी होती है वो एक्टिविटी यहाँ पर अगर मैं A0 लिखूँ तो यह लैम्डा इंटू N0 के बराबर होता है। यहाँ से आप N0 निकाल सकते हो, तो N0 की जो वैल्यू है वो A0/λ हो जाएगी, और A0 आपका 10⁻10, और एक तरीके से जो 1/λ है वो 10⁻9 है, तो 10⁻19 एटम्स या न्यूक्लियई हो जाएंगे यहाँ पर इसमें, और एक एक एटम का मास आपको पता है। तो टोटल मास यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन है, जे एडवांस में आया हुआ। तो टोटल मास यहाँ पर कितना हो जाएगा इसमें, तो टोटल मास इज 10⁻19 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻25, 10⁻6 किलोग्राम है यहाँ पर। मेरे को मिलीग्राम में चाहिए यहाँ पर इसमें, तो मिलीग्राम में तो सीधे सीधे 1 मिलीग्राम हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग Na24 रेडियो न्यूक्लाइड, हाफ लाइफ इसकी 15 आवर दी गई है, ऑफ एक्टिविटी 1 माइक्रोक्यूरी। तो एक तरीके से जो इनिशियल इसकी एक्टिविटी है यहाँ पर पूरे यहाँ पर इस सैंपल की वो है 1 माइक्रोक्यूरी, यानी कि 1 × 10⁻⁻6 क्यूरी। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसा यूनिट्स में, और यहाँ पर इन्होंने दे दिया है वैसे, लेकिन फिर भी हमें याद होना चाहिए। तो ये हो गया 10⁻6 × 3.7 × 10⁻10। तो इनिशियल जो ये एक्टिविटी है 3.7 × 10⁻4 हो जाएगा। ये जो भी क्वांटिटी है इस क्वांटिटी को इंजेक्ट किया गया है, एक पर्सन के ब्लड में इसको इंजेक्ट किया गया है। अ सैंपल ऑफ द ब्लड ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन्होंने क्या किया कि कुछ समय के बाद में आफ्टर 5 आवर्स, तो 5 आवर्स के बाद में यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब ब्लड सैंपल निकाला, पूरा तो नहीं निकाल सकते, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाला। और ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो सैंपल है वो सैंपल हमें कितनी एक्टिविटी यहाँ पर दिखा रहा है, आफ्टर 5 आवर्स है ये 296 डिसइंटीग्रेशंस पर मिनट। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब T = 5 आवर्स, जो एक्टिविटी है यहाँ पर 296 DPS पर मिनट, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन पर मिनट DPM, ठीक है, ये आ रहा है यहाँ पर इसमें। तो दिस इज एट T = 5, लेकिन ये पूरे सैंपल का नहीं है, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का ही है, पूरे ब्लड का नहीं है। डिटरमाइन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन द बॉडी ऑफ द पर्सन। तो ये जो डेटा हमें दिया गया है उससे पर्सन के अंदर कितना टोटल ब्लड है वो हमको बताना है यहाँ पर इसमें। अज्यूम दैट द रेडियो एक्टिव सॉल्यूशन मिक्सेस यूनिफॉर्मली इन द ब्लड ऑफ द पर्सन, यानी कि हम ब्लड कहीं से भी निकाल रहे हो, लेकिन वो जो आपका रेडियो एक्टिव सैंपल था वो पूरी तरीके से घुल मिल गया है, हर जगह यूनिफॉर्मली घुल मिल गया है, ठीक है। कैलकुलेशन अगर नहीं भी लिखा होता तब भी हम यही अज्यूम करते। तो अब किस तरीके से इसको किया जाए, तो अभी हम 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो सैंपल है, अगर मैं इसकी इनिशियल एक्टिविटी निकालना चाहूँ तो वो कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की मैं इनिशियल एक्टिविटी निकाल लूँगा, यानी कि 5 घंटे पहले इसकी एक्टिविटी कितनी रही होगी, ठीक है, इनिशियल एक्टिविटी। और मुझे इनिशियल एक्टिविटी पहले से पता है कि इनिशियल एक्टिविटी यहाँ पर ये थी, तो इनिशियल एक्टिविटी यहाँ पर मुझे पहले से पता है, और मेरे को 1 सेंटीमीटर क्यूब की इनिशियल एक्टिविटी पता होगी, तो टोटल एक्टिविटी मुझे पता है, और मुझे 1 सेंटीमीटर क्यूब की एक्टिविटी पता है, तो उससे मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर टोटल कितना ब्लड यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है।
टोटल जो भी यहाँ पर एक्टिविटी है ये पूरी एक्टिविटी कितने वॉल्यूम ऑफ ब्लड में घुली होगी वो हम पता कर सकते हैं। तो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट द इनिशियल एक्टिविटी ऑफ दिस 1 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, A इज इक्वल टू ए नॉट ए रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी, या तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करो या फिर आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, A इज इक्वल टू ए नॉट 1/2 रेज़ टू पावर n। तो मैं यही वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ 1/2 रेज़ टू पावर n वाला, क्योंकि मुझे हाफ लाइफ पता है और कितने टाइम के बाद है वही पता है यहाँ पर इसमें। तो मैं यहाँ पर n को निकाल लेता हूँ, तो n टोटल टाइम अपॉन t हाफ होता है। तो टोटल टाइम तो यहाँ पर कितना है 5 और t हाफ यहाँ पर कितना है 15, तो n 1/3 यहाँ पर हो जाएगा। तो n इज़ 1/3 हियर। आप यहाँ से a नॉट निकालना चाहते हो तो a नॉट इज़ a 2 रेज़ टू पावर n हो जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है हमारे पास में इस समय पे 296 है ये, और 2 और n की जगह पर 1/3। तो यहाँ पर ये 2 का जो क्यूब रूट है या तो वो याद होना चाहिए, निकालना किस तरीके से आना चाहिए, तभी हम आगे इसको कर पाएंगे। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो यहाँ से आती है 372.94, और ध्यान रखना है कि ये डिसइंटीग्रेशन पर मिनट है, ठीक है। इसको अगर मेरे को सेकंड में कन्वर्ट DPS में कन्वर्ट करना है तो 372.94/60, ठीक है। तो ये हो जाएगा DPS पर सेकंड, इतने डिसइंटीग्रेशन होंगे यहाँ पर। तो इतनी एक्टिविटी है 1 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल की, ठीक है। और हमें यहाँ पर अब चाहिए कि टोटल वॉल्यूम कितना है। तो टोटल वॉल्यूम यहाँ पर, तो मुझे टोटल एक्टिविटी पता है। टोटल एक्टिविटी यहाँ पर कितनी हमने इंजेक्ट करी थी 3.7 × 10⁴, और इसकी एक्टिविटी हमें कितनी मिली यहाँ पर 372.94 डिवाइडेड बाय 60। तो ये करके आप यहाँ पर निकाल सकते हो कि यहाँ पर इसमें कितना वॉल्यूम यहाँ पर आएगा। तो करीब करीब ये जो वॉल्यूम आता है ये वॉल्यूम 5.95, इसको लीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, 5.95 लीटर के आसपास आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर लेते हैं साइमल्टेनियस डिके। साइमल्टेनियस का मतलब है कि एक यहाँ पर रेडियोएक्टिव एलिमेंट है A, और ये 2 पाथ के थ्रू यहाँ पर साइमल्टेनियसली डिके हो रहा है। एक पाथ के थ्रू इसका जो डिके कांस्टेंट है वो λ1 है, और उससे जो बन रहा है वो है B, और दूसरे पाथ के थ्रू भी यहाँ पर डिके हो रहा है, इसका डिके कांस्टेंट λ2 है उस पाथ का, और उससे बन रहा है यहाँ पर C। तो अगर मैं यहाँ पर A के लिए लिखूँ किसी भी टाइम पे कि व्हाट इज़ dn/dt फॉर A, तो dn/dt यहाँ पर माइनस λn1 भी होगा, और उसके साथ साथ λ1, ये n1 की जगह पे तो सिंपली n ही हो जाएगा यहाँ पर ये, तो माइनस λ1 इंटू n माइनस λ2 इंटू n। तो इफेक्टिवली यहाँ पर आप देखो तो ये λ1 और λ2 यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं लैम्डा इफेक्टिव लिखना चाहूँ तो लैम्डा इफेक्टिव हो जाएगा λ1 प्लस λ2। इसका इफेक्टिव डिके कांस्टेंट जो है वो दोनों डिके कांस्टेंट को आप ऐड कर लो, और ऑब्वियस है कि सेम यूनिट्स में ऐड करेंगे। तो इसका इफेक्टिवली डिके कांस्टेंट यहाँ पर इतना हो जाएगा λ1 प्लस λ2। और इसमें कम समटाइम्स इफेक्टिव हाफ लाइफ और ये सब पूछ लेते हैं, तो यहाँ पर लैम्डा इफेक्टिव ln2 बाय, यहाँ पर ये मैं कैपिटल T से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हाफ लाइफ को, ln2/t इफेक्टिव, और ln2/t1 ln2/t2 हो जाएगा यहाँ पर फिर ये इसमें, और यहाँ से 1/t इफेक्टिव, टोटल इफेक्टिव हाफ लाइफ 1/t1 प्लस 1/t2 कुछ इस तरीके का यहाँ पर आ जाएगा। और इसमें समटाइम्स प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाती है कि यहाँ पर B के थ्रू डिके होने की क्या प्रोबेबिलिटी है और C के थ्रू प्रोबेबिलिटी क्या है, या फिर परसेंटेज B कितना बनेगा। अगर मान लीजिए इसके अगर 10 अगर टूटते हैं, इसके 10 अगर डिके होते हैं, तो उस 10 में से टूट करके B कितना बनेगा, C कितना बनेगा। कई बार इस तरीके से ये एक सवाल पूछ ले जाते हैं। तो अगर मैं इससे प्रोबेबिलिटी या फिर कह लिए कि यहाँ पर कितना बनेगा उसका फ्रैक्शन वगैरह अगर पूछा जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो ये प्रोबेबिलिटी को आप λ1 डिवाइड बाय λ1 प्लस λ2 कर सकते हैं। इफेक्टिव लैम्डा कितना है और उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा यहाँ पर कितना है। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी फॉर C, उस पाथ के थ्रू जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटीज़ लिखी जा सकती हैं। अगर मेरे को यहाँ पर ये लिखना है कि व्हाट इज़ n, तो n इज इक्वल टू n0 e रेज़ टू पावर माइनस λ1 प्लस λ2 इंटू टी, ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि लैम्डा इफेक्टिव तो λ1 प्लस λ2 के बराबर हो ही गया। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं रेडियोएक्टिव चेन रिएक्शंस और रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम। कई बार ऐसा होता है कि, और जनरली बहुत बार ऐसा मिलेगा यहाँ पर रेडियोएक्टिविटी में, कि एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट A
वो डिके हुआ किसी डिके कांस्टेंट लैम्डा 1 से, और उसके बाद में उससे बी बना, बी भी फिर रेडिएटिव होता है और फिर वो भी डिके होता है, उससे फिर यहाँ पर सी बनता है। तो कई बार इस तरीके की चेन बनती चली जाती है और तब तक ये डिके होते चले जाते हैं जब तक मोस्ट स्टेबल न्यूक्लिय में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक ये इस तरीके से इनका प्रोसेस चलता रहता है। यहाँ पर हम फिलहाल बस हमने सी तक यहाँ पर स्टॉप कर रखा है, सी के आगे नहीं जा रहा, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं इसमें, हम बस सी तक की बात कर रहे हैं इसमें। सपोज ए का जो डिके कांस्टेंट है वो लैम्डा 1 है और बी का जो डिके कांस्टेंट है वो लैम्डा 2 है, और अज्यूमिंग के जो लैम्डा 1 है वो ज़्यादा है यहाँ पे और लैम्डा 2 कम है, यानी कि धीरे धीरे इधर की तरफ जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, डिके कांस्टेंट यहाँ पे कम हो रहा है इसमें। अब मैं यहाँ पर अब देखूँ कि किसी टाइम पे ये किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो मैं अगर इनिशियली t इज़ इक्वल टू 0 पे ये मान लूँ कि सिर्फ a था, ठीक है, ये कुछ भी नहीं थे, ये कुछ भी नहीं थे t इज़ इक्वल टू 0 पे, और किसी टाइम t इज़ इक्वल टू t पे सपोज़ यहाँ पर ये n1 हो गया और ये लेट से n2 हो गया यहाँ पर इसमें। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि n1 n2 वगैरह किस तरीके से वेरी कर रहे थे। तो n1 तो सिंपली आप यहाँ पे वैसे लिख सकते हो एग्जैक्टली, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे अगर मैं रेट लिखना चाहूँ तो रेट dn1/dt दिस इज इक्वल टू माइनस लैम्डा 1 n1, सिंपली यही हो जाएगा और बिल्कुल वैसे की वैसे इक्वेशन बनेगी। तो n1 तो सिंपली यहाँ पर n0 e raised to power माइनस लैम्डा 1 इंटू टी, ठीक है, n1 में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब b के साथ में क्या हो रहा है कि b यहाँ पर एक तरीके से b का प्रोडक्शन भी हो रहा है जैसे जैसे a टूटता जा रहा है वैसे वैसे b बनता जा रहा है यहाँ पर इसमें। तो b यहाँ पर बन भी रहा है और उसके साथ साथ टूट भी रहा है, दोनों यहाँ पे काम हो रहे हैं यहाँ पर b के साथ साथ। अब आप यहाँ पर देखो कि n2 जो है वो किस तरीके से वेरी कर रहा है। अगर मैं dn2/dt यहाँ पर लिखना चाहूँ तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो dn2/dt, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो n2 जो है वो इसके टूटने की वजह से बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो और ये किस रेट से टूट रहा है, तो इसके टूटने का रेट है लैम्डा 1 n1, इस रेट से a टूट रहा है और उसके वजह से b बन रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं लगाया आपके बार। फिर उसके बाद अगर मैं b जो है साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, टूट भी रहा है यहाँ पे, और किस रेट से टूट रहा है, तो लैम्डा 2 n2, इस रेट से यहाँ पर ये टूट रहा होगा, तो इसीलिए इसके लिए यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि b अगर बनेगा ही नहीं तो टूटे कैसे, यानी कि सिंपल सी बात यहाँ पर यह है कि b इनिशियली 0 था तो टूटने की रेट भी 0 रही होगी। पहले तो b बनेगा यहाँ पर a के टूटने की वजह से, उसके बाद फिर b टूटेगा। तो इसका मतलब है कि b के लिए ये बनने की रेट है और ये टूटने की रेट है, तो ये पूरी रेट नेट रेट हो जाएगी यहाँ पर b के लिए। अब ये जो लैम्डा 1 n1 है स्टार्टिंग में ऑब्वियसली कि ज़्यादा रहा होगा, ठीक है, लैम्डा 1 n1 स्टार्टिंग में ज़्यादा रहा होगा और उसके बाद में ये n2 बढ़ता गया होगा, तो यहाँ पर लैम्डा 2 n2 समय के साथ साथ फिर बढ़ता गया होगा। तो इनिशियली यहाँ पे कौन ज़्यादा रहेगा, इनिशियली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इनिशियली लैम्डा 1 n1 जो होगा ऑब्वियस है कि वो लैम्डा 2 n2 से ज़्यादा ही रहा होगा, क्योंकि पहले तो बनेगा उसके बाद टूटेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि स्टार्टिंग में बन ही स्लो रेट से रहा हो और टूट फास्ट रेट से रहा हो, तो ऑब्वियस है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। फिर तो नेगेटिव में b का नंबर आना स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं आएगा यहाँ पर इसमें। तो स्टार्टिंग में ज़्यादा बनेगा और टूटेगा कम, ठीक है, बनना ज़्यादा होगा टूटना कम होगा। लेकिन समय के साथ साथ क्या हो रहा है, बट यहाँ पर समय के साथ साथ ये हो रहा है कि जो n1 है यानी कि a का जो नंबर है वो घटता चला जा रहा है और ऑब्वियस है कि जो n2 है वो बढ़ता चला जा रहा है यहाँ पर इसमें। तो इसकी वजह से जो लैम्डा 1 n1 है वो घट रहा होगा और जो लैम्डा 2 n2 है वो बढ़ रहा होगा यहाँ पे। आफ्टर सम टाइम, यहाँ पर कुछ ना कुछ टाइम के बाद में ऐसा होगा, आफ्टर सम टाइम लैम्डा 1 n1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 n2 हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा 1 n1 घटता जा रहा है, लैम्डा 2 n2 बढ़ता जा रहा है, कभी ना कभी बराबरी होगी। और जब ये बराबरी होगी तो आप इसको इस तरीके से सोचो कि जिस रेट से ये बन रहा है उसी रेट से यहाँ पर ये टूट रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से b जो है उसका जो नंबर है वो फिक्स हो जाएगा, क्योंकि वो जिस रेट से बन रहा था उस रेट से टूट रहा होगा, तो b का नंबर फिक्स हो जाएगा। और इसी फिक्स हो जाने को, इस स्टेडी स्टेट के आ जाने को हम यहाँ बोलते हैं रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम आ गया यहाँ पर इसमें, ठीक है। तो एट दिस स्टेज नंबर ऑफ b बिकम्स कांस्टेंट, b अब फर्दर यहाँ पे चेंज नहीं होगा, एक तरीके से दिस इज कॉल्ड, इट इज नॉन एज रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। तो इसको आप यहाँ पे रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम ऐसे बोल सकते हो। तो दिस इज नॉन एज रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम और उसकी यहाँ पर ये कंडीशन है कि लैम्डा 1 n1
दिस इज इक्वल टू लैम्डा टू N2, जिस रेट से बन रहा है उसी रेट से अगर ये टूटना स्टार्ट हो जाए तो दिस इज़ नोन एज रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। तो एक तो इस पर सवाल इस तरीके के बनते हैं कि रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम की यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, कब होगा, किस कंडीशन में होगा, ठीक है। और दूसरे सवाल यहाँ पर वही है कि n वगैरह टाइम के फंक्शन में, तो हमने n1 को तो टाइम के फंक्शन में लिख लिया है, n2 को टाइम के फंक्शन में लाने के लिए आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, यू हैव टू सॉल्व दिस। n1 आपको टाइम के फंक्शन पता चल चुका है यहाँ पर, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इतनी आसान नहीं होती। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, और जो इंटीग्रेशन का कोर्स होता है 12th में तो उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर आता है और उसमें बहुत ही फेवरेट होता है, यहाँ पर ही बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ अलग मेथड लगाने पड़ते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर और ये सब। मैं उसमें बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे, मैं डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन लिखूंगा। तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, n1 आपको पुट करना पड़ेगा तो आप यहाँ पर n2 निकाल सकते हो। तो n2 जो होगा टाइम के साथ, इसकी इक्वेशन क्या होगी, अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो, अदरवाइज़ मुझे तो लगता नहीं कि ज़रूरत है इसको याद करने की, लेकिन फिर भी ये ऐसे पैटर्न में आता है कि याद हो जाता है। लैम्डा 1 n0 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा 2t। और अगर आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिया है तो आप इसको एक तरीके से खुद से सॉल्व करके देख सकते हो। अगर नहीं पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशन तो पढ़ने के बाद में आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का फंक्शन आएगा यहाँ पे, और ये आप देख सकते हो जो dn2 बाई dt है वो जीरो हो जाएगा जब यहाँ पर ये चीज़ हो रही है। लैम्डा 1 n1 इज इक्वल लैम्डा 2 n2, तो dn2 बाई dt जीरो हो जाएगा। और dn2 बाई dt जीरो होने का मतलब क्या निकला कि अल्टीमेटली जो n2 है वो कांस्टेंट हो गया, तभी तो उसका dn बाई dt एक तरीके से जीरो हो गया। तो ये सारी कहानी है यहाँ पर इसकी। तो दिस इज़ रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, कभी ना कभी ये अटेन होगा, और ये अटेन होगा तो n2 फिक्स हो जाएगा, n2 फिर चेंज नहीं होगा। n2 टाइम के फंक्शन में कुछ इस तरीके का आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में न्यूक्लियर ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट A आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा, द एलिमेंट हैज अ डीके कांस्टेंट लैम्डा, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 देयर आर n0 न्यूक्लियर ऑफ द एलिमेंट। तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि ये जो A है सपोज, तो कहीं ना कहीं से ये प्रोड्यूस हो रहा है अल्फा रेट से जो कि कांस्टेंट है, और इसका खुद का जो डीके कांस्टेंट है वो लैम्डा है। अगर किसी टाइम पे मान लीजिए यहाँ पर ये n0 है, ये t इज इक्वल टू 0 की सिचुएशन है, और t इज इक्वल टू t पे इसका जो नंबर है वो यहाँ पर n के बराबर हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर इसके लिए अब dn बाई dt लिखूँगा तो dn बाई dt में मेरे को ये देखना पड़ेगा कि किस रेट से प्रोड्यूस हो रहा है और किस रेट से जा रहा है। तो यहाँ पर अल्फ़ा रेट से प्रोड्यूस हो रहा है और लैम्डा n इस रेट से जा रहा होगा, तो माइनस लैम्डा n कर देंगे यहाँ पर, तो ये नेट रेट हो जाएगा इसके लिए। इसके बाद बस वही है कि इंटीग्रेशन कर लो आप इसका, तो dn बाय अल्फ़ा माइनस लैम्डा n, ये पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इधर dt चला जाएगा यहाँ पे टाइम 0 से t, और ये n0 से n हो जाएगा। अब इसके बाद आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये माइनस 1 बाई लैम्डा ln अल्फ़ा माइनस लैम्डा n लिमिट फ्रॉम n0 टू n, दिस इज़ इक्वल टू ये t के बराबर आएगा यहाँ पे, dt का इंटीग्रेशन इस t। इसके बाद ln अल्फ़ा माइनस लैम्डा n अल्फ़ा माइनस लैम्डा n0, लिमिट्स वगैरह रखने के बाद में ये हो जाएगा माइनस लैम्डा t। यहाँ से अब मैं डायरेक्टली इसको लिख देता हूँ, आप e की पावर में चला जाएगा, और ये फाइनली जो n आएगा वो इस तरीके का आ जाएगा 1 बाई लैम्डा अल्फ़ा माइनस लैम्डा n0 e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा t, ठीक है। ये तो हो गया n एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। उसके बाद जो सेकेंड, उसमें अल्फ़ा को 2n0 लैम्डा लेने के लिए बोल रहे हैं, तो जो बी पार्ट है आप अल्फ़ा को 2n0 लैम्डा यहाँ पे रख लो। तो अल्फ़ा को अगर मैं 2n0 लैम्डा रखूँगा तो लैम्डा हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, और n का आंसर यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा अल्फ़ा यहाँ पे 2n0, और यहाँ पे 2n0 माइनस n0, ये n0 हो जाएगा, तो n0 e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा t इस तरीके का हो जाएगा। और n0 भी अगर आप कॉमन ले लो तो 2 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा t बन जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया गया इसको। अब इसके बाद में पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ ए आफ्टर 1 हाफ लाइफ। तो इसमें t को आप यहाँ पर t को आप यहाँ पे t हाफ के बराबर रखो, तो t इज इक्वल टू t हाफ यहाँ पर रखेंगे, और t ऑफ ln2 बाय लैम्डा के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब लैम्डा इंटू टी, इसके जगह पे यहाँ पे ln2 रखना पड़ेगा, तो n की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी n0 2 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस ln2,
और ये यहाँ पर माइनस को आप हटाओगे तो ln 1/2 हो जाएगा और ये पूरा ही 1/2 हो जाएगा फिर, तो n0 2 माइनस 1/2 दिस इज 3n0/2। ठीक है, ये तो हुआ इसका आंसर। और लिमिटिंग वैल्यू निकालनी t टेंड टू इन्फिनिटी के लिए, तो इसको आप t टेंड टू इन्फिनिटी के लिए सॉल्व कर लो। तो t टेंड टू इन्फिनिटी अगर मैं यहाँ पर रखूँगा तो e⁻∞ विल बी 0, तो n जो होगा वो टेंड करेगा 2n0 को, तो ये आंसर्स हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद में। तो उसमें दिया गया कि फाइंड हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम गिवन दैट 3.32 × 10⁻⁷ ग्राम ऑफ रेडियम इज फाउंड पर ग्राम ऑफ यूरेनियम इन ओल्ड मिनरल्स। एटॉमिक वेट यूरेनियम रेडियम के यहाँ पर दिए गए, हाफ लाइफ ऑफ रेडियम दिया गया और यूरेनियम की हाफ लाइफ पूछी गई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें इसमें सोचना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। ये रेडियम का जो अमाउंट है वो यहाँ पर फिक्स है, यूरेनियम से रेडियम बन रहा होगा यहाँ पर डिके होकर के, और रेडियम का अमाउंट यहाँ पर फिक्स हो गया है। तो दिस इज़ द केस ऑफ रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, जहाँ पर रेडियम का अमाउंट जो है फिक्स है। तो यहाँ पर आपको पहले ये कंक्लूड करना पड़ेगा कि जो रेडियम है यहाँ पे, रेडियम इज इन रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, ये रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम में है। यूरेनियम से रेडियम बन रहा होगा और रेडियम से जो बन रहा होगा, तो यहाँ पर जैसे हमने ए से बी, बी से सी वाला केस किया था, यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाला कुछ उस तरीके का है। तो यहाँ पर ये जो बीच वाला रेडियम है ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम में आ गया है, और इक्विलिब्रियम में आ गया है तो λ1 और n, लैम्डा इंटू n, इनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट हो जाएगा फिर यहाँ पर, तो उसका यूज़ कर लेंगे। तो लैम्डा ऑफ यूरेनियम और नंबर ऑफ न्यूक्लिया ऑफ यूरेनियम दिस इज़ इक्वल टू लैम्डा ऑफ रेडियम और नंबर ऑफ न्यूक्लिया ऑफ रेडियम। लैम्डा क्योंकि यहाँ पे टी हाफ के साथ में रिलेटेड होता है, टी हाफ या कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ln2/λ होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। तो यहाँ पर आप इसको फर्दर ये भी लिख सकते हो कि दिस रेशियो इज NU डिवाइडेड बाई टी हाफ ऑफ यूरेनियम NR डिवाइडेड बाई टी हाफ ऑफ रेडियम। अब यहाँ पर एक तरीके से नंबर है, नंबर ऑफ न्यूक्लिया या नंबर ऑफ एटम है, तो इसको आप एक तरीके से नंबर ऑफ मोल्स में लेकर के ला सकते हो यहाँ पर इसमें। तो नंबर ऑफ मोल्स में मैं लेकर के आता हूँ और उससे फिर मैं यहाँ पे टी हाफ फॉर यूरेनियम कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो टी हाफ फॉर यूरेनियम विल बी इक्वल टू NU/NR, सॉरी यहाँ पे ये लैम्डा नहीं है, यहाँ पे ये टी होना चाहिए, तो दिस इज टी ऑफ आर। ठीक, कुछ इस तरीके का यहाँ पर रिलेशन आ जाएगा इसमें। दिस TU इज इक्वल टू, तो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं या फिर नंबर ऑफ मोल्स यूरेनियम के वो कहाँ से आएंगे, तो यूरेनियम का 1 ग्राम आपको लेना है यहाँ पर, और उसका जो यहाँ पर एटॉमिक वेट है वो 238 है यहाँ पर ये। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ NU। फिर यहाँ पर जो NR है वो कितना हो जाएगा, तो इसके कितने अवेलेबल यहाँ पे 3.32 × 10⁻⁷, और इसका जो एटॉमिक वेट है वो है 226। ठीक है, मैंने सीधे से नंबर ऑफ मोल्स लिखा है, आप वोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी हो जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर नीचे सेम Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वोगाद्रो नंबर से। जो TR हमें यहाँ पर गिवन है, हाफ लाइफ ऑफ दिस रेडियम इज 1600। तो इसके बाद में आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो और इससे आपको आंसर मिल जाएगा 4.7 × 10⁻⁹ ईयर्स। सो दिस इज़ द आंसर।